नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को बॉटनी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये जो पीडीएफ चल रहा है इसमें जीके के, बॉटनी के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो जीके के क्वेश्चन कल आप लोगों को करा दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी कल की क्लास। और आज की क्लास में आपको बॉटनी के क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन बचेंगे, उनको हम अगली क्लास में करा देंगे। उसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएं। और मैंने कल आप लोगों को जीके के क्वेश्चन कराए थे, तो वो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। और अभी तक मैंने जितना कुछ करा दिया है, जितने क्वेश्चन करा दिए हैं, वो सब आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे और डेली का डेली तैयार करते चल रहे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए, जितना आप लोगों को डेली कराया जाता है। एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। कल जहाँ तक कर लिए थे उससे आगे के कंटिन्यू करेंगे। कल 15 क्वेश्चन किए थे, जो लोग बॉटनी के भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। 15 क्वेश्चन किए थे कल। और आगे का क्वेश्चन है ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये है आज का, आर्की बैक्टीरिया में पाए जाने वाला राइबोसोम। जो आर्की बैक्टीरिया में राइबोसोम पाया जाता है वो 70H होता है, 80H होता है, 60H होता है या 50H होता है। तो आप लोगों को बता दें ये 70H 80H क्या होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक 70H होता है और एक 80H होता है। राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक 70H होता है, एक 80H होता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया है इसमें 70H राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70H। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, शैवाल, कवक, लाइकेन तथा जीवाणु को रखा गया है। शैवाल, कवक, लाइकेन तथा जीवाणु को रखा गया है। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। शैवाल को एल्गी बोलते हैं। कवक को फंजाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं इसको। और जो लाइकेन होता है इसको तो लाइकेन ही बोलते हैं, लाइकेन को लाइकेन ही बोलते हैं। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। इंग्लिश वाले भी साथी जुड़े हैं, इसलिए हम इसी में इंग्लिश भी आप लोगों को बताते चलते हैं। तो आप लोग जो हिंदी वाले हैं वो भी कोशिश करें कि इंग्लिश के टर्म ज़्यादा यूज करें, क्योंकि यूपी कैडेट में कोई क्वेश्चन में हिंदी में भी आपको इंग्लिश का ही टर्म लिखा मिलेगा। जैसे ये एल्गी है तो एल्गी को हिंदी में लिख देगा। तो आप लोग इंग्लिश के टर्म भी तैयार करते चलें जो हम बताते हैं। तो ये आपका कौन से उसमें आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो ये सभी आते हैं आपके थैलोफाइटा में। किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था क्या होती है? टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था क्या होती है? बीजाणुभिद, जीवाणुभिद, युग्मकोदभिद या नन ऑफ दीज। तो इसकी जो टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था होती है, मेन स्टेज जो होती है, वो होती है युग्मकोदभिद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इंग्लिश में इसको गैमेटोजेनेसिस के नाम से बोलते हैं। ये जो टेरिडोफाइटा है उसकी मेन स्टेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग ऐसे ही आंसर करते चलिए क्वेश्चन का। और जो नए साथी जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे जो अभी तक बहुत सारी क्लासेस चलाई जा चुकी हैं यूपी कैडेट की। तो जो लोगों ने नहीं देखी है, जो नए जुड़े हैं, तो वो लोग यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसी चैनल पे यूपी कैडेट ऑल क्लासेस के नाम से, यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं वो सारी या देख के आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और जो नए साथी जुड़े हैं उन लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो उन लोगों को बता दें इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। पेड ग्रुप पे और क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो यूपी कैडेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं वो भी आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं नोट्स में, वो भी आप लोगों को उसमें पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पेड ग्रुप जो है वो पीसीएम और पीसीबी वालों का अलग है और पीएजी वालों का अलग है। तो जिन लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता है उन लोगों से हम तो जो नए जुड़े हैं उनसे पहले तो हम यही कहेंगे
कि आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और वहाँ ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सके। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो ये नंबर है 9720 80 20 28 97208028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैटेट PDF 2022 लिखकर, तो इससे आप लोगों को सारी प्रोसेस के बारे में पता चल जाए कैसे आप लोगों को इस पर ऐड किया जाएगा। तो आप लोग इस पर केवल मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। चलिए, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है PPLO, माइकोप्लाज्मा लैडलवी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकुलम। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो सारी कोशिकाएं दी हुई हैं ये सब सबसे छोटी कोशिका के उदाहरण हैं, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। PPLO का पूरा नाम क्या होता है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, PPLO का पूरा नाम क्या होता है। PPLO का पूरा नाम होता है पिल्यूरो निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग एक बार पूछी गई थी यूपी कैटेट में। तो निमोनिया की स्पेलिंग P से शुरू होती है, इसमें P साइलेंट रहती है। क्या होती है निमोनिया की स्पेलिंग? PNEUMONIA, ये होती है निमोनिया की। एक बार यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसका पूरा नाम क्या होता है? पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी जंतु कोशिका, तो सबसे बड़ी जो जंतु कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये जो है ये सबसे बड़ी जंतु कोशिका है। और सबसे लंबी जंतु कोशिका पूछी जाए तो नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो सबसे लंबी जंतु कोशिका है। और सबसे बड़ी जंतु कोशिका, बड़ी और लंबी में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। जो लंबाई में जो लंबी है वो कौन सी है? वो नर्व सेल है। और जो बड़ी है वो कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कोशिका है, उनमें से शुतुरमुर्ग का अंडा भी दिया होगा एक, तो आप लोग उस पर टिक कर देंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो एक कोशिका है। तो जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं? वो कोशिका होते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम। सबसे कम क्रोमोजोम वाला प्लांट कौन सा है? पादप को प्लांट बोलते हैं, ये तो जानते होंगे आप लोग। तो सबसे कम क्रोमोजोम कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में। किस में पाए जाते हैं? हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रोमोजोम जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोजोम आपके पाए जाते हैं ओफियोग्लासम में। सबसे अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में पाए जाते हैं? ओफियोग्लासम। तो ये भी आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए साइड में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो सब नोट करते चलिए। कुछ लोग तो केवल टाइम पास करने आते हैं यहाँ पे, उनको पढ़ना लिखना तो होता नहीं है, तो केवल डिस्टर्ब करने पे लगे रहते हैं। तो आप लोग उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग अपना मेहनत करते रहेंगे। कल के क्लास में मैंने देखा था एक दो लड़के थे, वो ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। हम पढ़ा रहे थे उनसे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, वो आपस में आराम से बातें कर रहे थे। तो वो जो लड़के थे वो देखना अगले साल फिर आएंगे इसी चैनल पे, इसी चैनल पे तैयारी करना है, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। पढ़ने को लेकर बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, तो बांदा यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर बनाती है। पिछली बार तो बहुत सरल पेपर आया था, पिछले बार मेरठ यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था। उससे पहले CSE यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाया था, तो CSE यूनिवर्सिटी ने भी टफ़ पेपर बनाया था। जो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी थी वो बहुत टफ पूछी गई थी उसमें। CSE यूनिवर्सिटी ने NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे उसने, तो वो भी हम आप लोगों को करा चुके हैं इस चैनल पे। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आप लोगों को करा चुके हैं।
और अब ये क्वेश्चन करा रहे हैं तो इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार करते चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एग्ज़ाम से पढ़ते रहें, और जो फालतू की बातें हैं उन पे ध्यान नहीं देंगे, अपना केवल आंसर करेंगे। जो चीज़ पूछी जाती है वो आप लोग आंसर करेंगे, और यहाँ पे जो बताया जाता है वो चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप लोग उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, निम्न में किस कोशिका का जोड़ा कार्य के आधार पर गलत है। निम्न में किस कोशिका का जोड़ा कार्य के आधार पर गलत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? श्वसन करना। ये तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का बिल्कुल सही है, श्वसन करता ही है। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य है। यहाँ पे वसा का संश्लेषण दिया है तो ये इसका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? तो लाइसोसोम का भी बिल्कुल सही दिया है, कणों का पाचन करना, ये लाइसोसोम का कार्य होता है। और आपका ये, तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ये पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बी वाला जोड़ा जो है गलत है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और आप लोग यहाँ पे और नोट कर लीजिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, या इसको हिंदी बोलेंगे कोशिका का विद्युत गृह। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलेकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो कोलेकर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1857 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलेकर ने 1857 ईस्वी में की थी। और राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम्स की खोज की थी जॉर्ज पेलाडे ने। जॉर्ज पेलाडे। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलाडे ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलेकर ने 1857 में की थी। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। डी डुवे। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। आप लोगों को जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो आप लोग नोट करते चलिए कहीं पे साइड में, अगर नहीं पता है तो। और आप लोग रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो आप लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं उससे आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सको उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया करिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए रिवीजन इज़ मोस्ट एसेंशियल। आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। तो ये आपका अभी ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था? तो जीव द्रव्य को आप इंग्लिश में जानते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। तो जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था प्रोफेसर हक्सले ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोगों से पूछा जाए कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो खोज की थी ड्यूजार्डिन ने। ड्यूजार्डिन ने इसकी खोज की थी। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज ड्यूजार्डिन ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म इज गिवन बाय पुरकिंजे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो गुणसूत्रों का अध्ययन आपकी जो मेटाफेज अवस्था होती है कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन की 4 अवस्था होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो मेटाफेज अवस्था होती है इसमें गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। और आप लोगों से पूछा जाए कि गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन किस में किया जाता है? तो गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्र के आकार का अध्ययन, आकार का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैचिटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो होती है वो पैचिटीन अवस्था में होती है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करते चलिए और आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है, उससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस किया करिए। कल आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो कल आप लोग ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आंसर शीट जो मिलता है उससे आप लोग ये सारे क्वेश्चन मिला लेंगे। पीडीएफ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं। तो अगर और कोई ज्वाइन होना चाहता है, जो नए साथी हैं वो ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन लोगों को पेड ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो एक नंबर है 9720802028 9720802028। ये एक टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर, तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को इस पर ज्वाइन किया जाएगा। केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है आप लोगों को। और जो साथी नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दें, इसका जो न्यू बैच स्टार्ट होगा, फुल ईयर जो न्यू बैच स्टार्ट होगा वो जुलाई से स्टार्ट होगा। फुल ईयर का जो न्यू बैच स्टार्ट होगा यूपीकेटेड का, वो कब से स्टार्ट होगा, तो वो जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों के जो जूनियर हैं, यानी जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो उन लोगों को आप लोग बता दीजिए, या जो अगले साल के लिए तैयारी करने के लिए बैठे हैं, तो उनको आप लोग बता दीजिए कि जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ये पूरे साल का बैच होगा। और इसी के साथ साथ जुलाई से ही आपकी 11th और 12th की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। 11th और 12th वालों के लिए, जो फर्स्ट ईयर इंटर में हैं उन लोगों के लिए भी क्लासेस इस पर स्टार्ट कर दी जाएंगी जुलाई से ही। तो जो 11th 12th में हैं वो यहाँ से आके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका प्रकाश संश्लेषण में ADP से ATP का बनना क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में ADP से ATP का बनना प्रकाश फॉस्फोरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश फॉस्फोरीकरण। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, आप सभी लोग आंसर करिए फटाफट और क्लास को शेयर कर दीजिए। संख्या बहुत कम दिख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकें। यहाँ पे जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, ये आप लोगों को तो पता ही होगा कितनी बढ़िया क्लासेस चल रही हैं। कुछ लोगों को अच्छी लग रही होंगी, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी। सबका अपना अलग अलग होता है, किसी को किसी का समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। तो जिसको समझ में आता है वही पढ़े यहाँ पे, जिसको समझ में नहीं आता है वो यहाँ पे ना पढ़े, क्योंकि समझ में नहीं आता है तो आप लोगों का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको समझ में आए केवल वही पढ़े। और हम तो ऐसी कोशिश करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर लोगों को समझ में आता होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और ये आपका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H70O5N4Mg। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H70O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी का भी बिल्कुल सेम होता है। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी C55 होता है, H70 होता है और O6 हो जाता है, O6N4Mg। तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होता है, C55H70O6N4Mg। और क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55H72 होता है यहाँ पे क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जो होता है वो H72 होता है। H72 यहाँ पे गलती से H70 लिख गया है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिए। क्लोरोफिल जो बी का फॉर्मूला होता है वो H72 होता है। क्या होता है, H72। C55H72O5N4Mg। तो जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो यहाँ से सही कर लेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने ATP बनते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूलर के पूर्ण ऑक्सीकरण से
कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो ये होता है 38 एटीपी का। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कितना होता है? 38। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? सभी लोग आंसर करिए इसका। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सभी में? तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? रक्षक कोशिकाओं को इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल के नाम से जानते हैं इसको। तो एक स्टोमेटा में गार्ड सेल की संख्या कितनी होती है? तो ये गार्ड सेल जो होती हैं वो एक कोशिका में 2 गार्ड सेल होती हैं। एक कोशिका में 2 गार्ड सेल होती हैं। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। एक स्टोमेटा में, सॉरी, एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती हैं। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूप्सिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? जूप्सिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो सभी लोग आंसर करिए इसका। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और ये जूप्सिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो जूप्सिया में जो हैं पिलवन मूल को जड़ बोलते हैं। तो पिलवन जो जड़ें होती हैं वो जूप्सिया में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका अरबी, जिमीकंद, केसर तथा कचालू हैं। अरबी, जिमीकंद, केसर तथा कचालू हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो आप सभी लोग इसका पहले तो इंग्लिश नेम जान लीजिए। प्रकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। प्रकंद को राइजोम बोलते हैं। घनकंद को कॉर्म बोलते हैं। और ट्यूबर को क्या बोलते हैं? वो कंद को ट्यूबर बोलते हैं। तो ये जो अरबी, जिमीकंद, केसर और कचालू हैं ये कॉर्म के एग्जाम्पल हैं, यानी घनकंद। कॉर्म को हिंदी में घनकंद बोलते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? कॉर्म या घनकंद। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और ये जो प्रकंद या प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। तो प्रकंद के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे आपकी अदरक है। अदरक आपका क्या है? अदरक राइजोम है। ये सब क्या है? तो ये सब स्टेम की मॉडिफिकेशन है। स्टेम की मॉडिफिकेशन है ये। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, ये सब कॉर्म और बल्ब, एक बल्ब होता है। तो ये सब किसके मॉडिफिकेशन है? ये सब स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ये कंद को क्या बोलते हैं? तो कंद को ट्यूबर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपका पोटैटो हो गया। पोटैटो हो गया। पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? तो पोटैटो आपका ट्यूबर का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रकंद क्या है एक? तो प्रकंद आपका जो स्टेम मॉडिफिकेशन है। प्रकंद जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। कंद क्या है? तो कंद भी स्टेम मॉडिफिकेशन है। कंद का एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आलू क्या है? तो आलू रूपांतरित तना है। स्टेम मॉडिफिकेशन या रूपांतरित तना। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु है। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया पादप है, जंतु है, निर्जीव पदार्थ है या ए एंड बी दोनों? तो आप सभी लोग आंसर करिए इसका। बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया जो है वो आपका एक पादप है। पादप जगत में रखा गया है इसको। बैक्टीरिया क्या है? पादप है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, विषाणु बने होते हैं। विषाणु या वायरस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो विषाणु या वायरस जो होते हैं वो RNA प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? RNA और प्रोटीन से। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे। ये आपका निम्न में भूरे शैवाल का उदाहरण है। भूरे शैवाल का उदाहरण है। भूरे शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। तो भूरे शैवाल का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो जो लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और आगे आपका ये अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन कल की क्लास में कर लिए जाएंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें।
और इसका जो PDF है वो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं ये कल आप लोगों को करा दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अपनी। और आप लोगों को बता दें, यहाँ पे जो PDF है वो आप लोग PDF लेना चाहते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं तो वो ऊपर हमने नंबर बता दिया है 9720802028 9720802028। ये एक टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैडेट PDF 2022 लिखकर, तो आप लोगों को इस पर पता चल जाए कैसे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और जो नए जुड़े हैं वो इस पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और इसका जो नया बैच है यूपी कैडेट का, जो नया बैच है फुल ईयर जो बैच है वो आपका कब से स्टार्ट होगा, तो वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई से आपका फुल ईयर बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी कैडेट का। तो जो साथी आपके जूनियर हैं उन लोगों को आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे जुलाई से फुल ईयर बैच स्टार्ट होगा, तो वो लोग यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 11th और 12th की भी क्लासेस चलाई जाएंगी। 11th और 12th की क्लासेस अलग से चलाई जाएंगी, ये भी जुलाई से शुरू होंगी, ये भी आप लोगों की चलाई जाएंगी। तो इससे जो लोग 11th और 12th में हैं वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छे नंबरों से बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बोर्ड के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी। तो अगर आपके कोई जूनियर हैं जो 11th 12th में हैं तो उन लोगों को आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे जो क्लासेस चलाई जा रही हैं तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।